स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ जीसी लियोंग। आपको पता है कि हम जीसी लियोंग की कंप्लीट सीरीज यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। कल हमने कोरल रीफ्स और आइलैंड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ओशियनोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ यू मे बी थिंकिंग कि ओशियनोग्राफी वर्ड का क्या मतलब है सर। देखो, ओशियनोग्राफी जब वर्ड हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम ओशियंस के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ओशियंस के अंदर बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। ओशियन अपनी क्या प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, ओशियन कैसे हमें हेल्प करते हैं टू डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द क्लाइमेटिक फिनोमिना एज वेल एज द कॉन्टिनेंटल फिनोमिना लाइक precipitation, rainfall, desertification. These all things are there into the ocean, so that we will try to analyze. So when it comes to the oceans, तो ओशियन की अगर मैं बात करूं तो ओशियन आपके अर्थ का लगभग मोर देन 70% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब अगर अर्थ के पूरे सरफेस एरिया को ले लिया जाता है तो उसमें से हमें पता लगता है 30% जो है आपका वो होगा क्या, बेसिकली इट विल बी 30% इज कॉन्टिनेंटल लैंड मास और रिमेनिंग 70% एरिया जो है आपका वो ओशियन का देखने को मिलता है। अब इसका 70% मतलब हो गया 140 मिलियन स्क्वायर माइल्स एरिया, मतलब काफी बड़ा एरिया आपके ओशियंस के अंदर आता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ओशियंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इतना बड़ा एरिया आता है तो डेफिनेटली हमारी सराउंडिंग्स को वो काफी लेवल पे इंपैक्ट करता होगा, हमारी सराउंडिंग्स को वो काफी हद तक प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता होगा। और ये बिल्कुल ट्रूथ है, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी सराउंडिंग्स को वो काफी हद तक डिसाइड करता है। जैसे कि ओशियंस की ही स्पेसिफिकली मैं बात कर लूं तो ओशियन के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के फिशेस मिलते हैं, प्लैंकटन्स मिलते हैं, सी फूड मिलता है। मतलब काफी सारे ऐसे भी नेशन हैं, मेनली आपके आइलैंड नेशन की मैं बात कर रहा हूं। आइलैंड के बारे में हमने कल डिस्कस भी किया था। मेनली जो आइलैंड नेशन है उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं दे ओनली गॉट फुलफिल्ड फ्रॉम द ओशियन। वो सिर्फ कहां से फुलफिल हो रही हैं, आपके ओशियन से वो चीजें आपकी फुलफिल होती जा रही हैं। अब ओशियन से अगर फुलफिल होती हैं तो डेफिनेटली व्हाट यू कैन गेट टू नो, मुझे यहाँ पे पता लगता है कि ओशियन का हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब सवाल आता है कि सर ओशियंस की इंपॉर्टेंस क्या हमेशा से ही इतनी रही है या फिर कोई ऐसी एरा आई थी जब ओशियन की इंपॉर्टेंस अचानक से बढ़ गई? जी हां, ओशियन की इंपॉर्टेंस हमेशा से इतनी नहीं रही है। ओशियन की इंपॉर्टेंस का बढ़ना तब शुरू हुआ जब एक चैलेंजर एक्सपीडिशन हुआ। मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके अंदर क्या चलता जा रहा था, दे वांट टू कॉलोनाइज द वर्ल्ड। और उसी हिसाब से वो क्या करना शुरू किया, उन्होंने एक अपनी टेरिटरी से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे पहुंचना शुरू किया। नए नए एक्सपीडिशन जो है उन्होंने स्टार्ट किए। अगर मैं बात करूं फ्रेंच निकोलस की, तो आपको पता लगेगा कि उस केस में वहां पे आपको पता लगता है कि उनकी क्यूरियोसिटी जो थी वो इतनी ज्यादा थी कि अलग अलग एरियाज में, एशिया में जाके, आपके अमेरिका में जाके, आपके साउथ अमेरिका में पहुंच के, एट एवरी एरिया दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो पहुंच पाए और नए नए रूट्स को फाइंड आउट कर सके। अब उस टाइम पे तो उनको सिर्फ ये एक रूट ही नजर आता था ओशियन की, इसके अलावा उनको इंपॉर्टेंस पता नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे फर्दर जब रिसर्च हुए तो हमें ओशियंस की इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ओशियन की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। देखो, जब ओशियन की बात आती है तो पहली बात तो ओशियन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो कैसे पता लगता है ओशियंस की, कैसे स्टडी करते हैं? पहले तो हमारा इको के थ्रू हम ओशियन की डेप्थ वगैरह को काउंट करते थे। नाउअडेज हमारी जब साइंस ने तरक्की की है तो हम रडार साउंडिंग का यूज करते हैं, जिससे हम ओशियन की डेप्थ के बारे में बड़े अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं। अब ओशियन की डेप्थ ही नहीं, इसके अलावा भी हम ओशियन के बारे में काफी कुछ आइडिया लगाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से मिनरल्स हमें ओशियन के अंदर मिल सकते हैं। मतलब मिनरल्स की जो टाइप्स है उसका भी आइडिया हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो कोर स्टडी हमें बताती है कि ओशियन के अंदर किस टाइप के डिपॉजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप काफी बार सुनते होंगे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ये क्या होते हैं? ये ऐसे नोड्यूल्स हैं जो आपके ओशियन सरफेस पे मिलते हैं, जिन पे डिफरेंट टाइप के मेटल्स जो हैं वो बहुत कम अमाउंट में हालांकि लेकिन डिपॉजिट होते हैं और वो काफी प्रीशियस मेटल होते हैं। तो इंडिया को क्या मिला? इसके लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि आपके ओशियन के ऊपर क्या करती है, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करवाती है, उन्होंने इंडिया को परमिशन दी कि आप पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप ओशियन सरफेस के ऊपर देख सकते हो। अगर आपको लगता है वायबल
तो आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर करके आप सेल आउट कर सकते हो मार्केट में। मतलब हमारे पास काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स ओशियन सरफेस पे मिल जाते हैं जिनकी हमें टाइम टू टाइम जो स्टडीज हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसी तरीके से आपका एक्सप्लोरेशन जो है ओशियंस के टूर स्टार्ट होता है। अब एक्सप्लोरेशन जो है वो कोई रैंडम वंडरिंग नहीं था, ये हमारी धीरे धीरे क्या होता है एक डिसिप्लिन और एक बेसिकली वेल डिफाइंड जो है स्टडीज थी। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया आपको कि ओशियन की स्टडी जो हुई थी उस ओशियन स्टडी में सबसे पहले यही फोकस किया गया था कि पीपल आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह हम उसको यूज कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में हमें यहाँ पे पता लगता है कि वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज ना करके देन डिफरेंट एरियाज के अंदर हमने डिफरेंट तरीके से उसको फिर से यूज करना शुरू किया। इसलिए आपका बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो है हमने वो उस एस्पेक्ट से ओशियन की स्टडी की। इन्हीं सब स्टडी को हम ऑल टुगेदर क्या कहते हैं, ओशियनोग्राफी का नाम देते हैं, राइट। दिस कंप्लीट स्टडी विल बी नेम्ड एज ओशियनोग्राफी। तो इस कंप्लीट स्टडी को ही हम ओशियनोग्राफी का नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि सर जब ओशियन की हमने स्टडी की तो हमने क्या पाया। देखो, जब हमने ओशियन की स्टडी करना शुरू किया तो हमने अलग अलग टाइप के फीचर्स देखे। भाई जनरली हम क्या देखते हैं, हम लैंड मास पे देखते हैं कि वी हैव माउंटेन्स, at some place we have the plateau, at another place we have the coastal area, at another place we have the plain area। मतलब अलग अलग टाइप की आपकी रिफ्ट वैलीज, माउंटेन्स, प्लेटूज, अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ओशियन सरफेस के अंदर भी ऐसे कोई फीचर होते होंगे? डेफिनेटली। देखो, पहले अजम्पशन ये थी कि ओशियन बहुत ही सरफेस प्लेन एरिया होगा, लेकिन रियली वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो आपकी चेंजमेंट आया ओशियन की स्टडी में, दैट वाज रियली ड्रास्टिक। अब आप सोच रहे होंगे सर वर्ल्ड वॉर टू कहाँ, ओशियन से क्या लेना देना था? देखो, वर्ल्ड वॉर टू वो टाइम था जब आपकी सबमरीन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब सबमरीन्स की डिस्कवरी हो चुकी है, आपको पता है सबमरीन्स के अंदर लोग बैठेंगे और वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा, उस टाइम पे वो ओशियन के सरफेस पे नीचे जाके छुप के बैठेंगे, राइट, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। लेकिन अगर मेरे जैसे बंदों को वहां पे बैठा दिया तो फिर क्या करेंगे, हम तो लड़ने का विश्वास नहीं रखते, हम तो ओशियनोग्राफी को स्टडी करने का विश्वास रखते हैं। तो मेरा जो अजम्पशन पहले था कि भाई जैसे एक स्विमिंग पूल का सरफेस होता है उसमें पानी भरा रहता है, ऐसा ही ओशियन होगा। लेकिन मुझे सबमरीन में बैठा के जब नीचे ले जाया गया तो आई फाउंड कि यहाँ पे तो बहुत ही अमेजिंग फीचर्स है। मतलब ये ओशियन सरफेस जो मैं सोच रहा था कि एक प्लेन एरिया होता है, वो प्लेन एरिया ना होके एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्स फीचर जो है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। उन्हीं फीचर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये तो हमने बहुत बार सुना है कि माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन एरिया, ये तो ठीक है, लेकिन ओशियन सरफेस के अंदर क्या होता है, डेप्थ ऑफ द ओशियन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा। तो आई गेट टू नो कि काफी सारे प्लेटूज, रिजेस, कैनियंस, आपके ट्रेंचेस, ये सब यहाँ पे ओशियन सरफेस पे देखने को मिल जाते। तो इट ऑल हैपेंस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सबमरीन्स। उनकी डिस्कवरी के बाद में आपके डिफरेंट फीचर देखने को मिले, जिसमें आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, स्लोप आता है, आपके राइज आते हैं, आपका बेसल प्लेन आता है, डीप ट्रेंचेस आते हैं। इन सब के बारे में मैं एक बार आपको दिखाता हूं। इफ यू विल लुक एट दिस डायग्राम, then this is the phenomena which I found in the ocean surface। ये आपकी पिक्चर दिखाती है आपको कि आपको ओशियन सरफेस पे क्या मिलता है। देखो, ओशियन सरफेस पे जब आप देखोगे तो वी हैव द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया, ठीक है, we have the continental shelf area, we have the slope area, we have the mid oceanic ridges areas, we have the trenches right here। तो मतलब अलग अलग टाइप के फीचर्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेल्फ की टूवर्ड्स फोकस करवाना चाहूंगा। तो अब देखो, हम पढ़ रहे हैं ओशियनोग्राफी, लेकिन यहां वर्ड क्या लिखा है, यहां वर्ड लिखा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो कि आपको बहुत ही लेस स्लोप पे, लेस डेप्थ पे देखने को मिल रहा है, ये क्या है, कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी कॉन्टिनेंट से मैच करती है, राइट और नॉट। कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी जो है आपके कॉन्टिनेंट से मैच करती है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का नाम दे रहे हैं। तो यहां पे आपको नजर आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सिंपल सा मीनिंग जो है वो यही है कि आपका क्या होगा, कॉन्टिनेंट का सीवर्ड एक्सटेंशन, राइट। इट इज नॉट समथिंग विच इज न्यू, ये आपका कॉन्टिनेंट ही है जिसका एक्सटेंशन किधर हो गया, आपका सीवर्ड। तो सीवर्ड एक्सटेंशन अगर शेल्फ की बात करता हूं, कॉन्टिनेंट की बात करता हूं, तो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। अब देखो, इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं आइसोबाथ। आइसोबाथ का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएगी जिनकी डेप्थ जो है वो लगभग सेम होगी। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेप्थ जो है वो बहुत कम होती है। कई बार कॉन्टिनेंटल शेल्फ कुछ ऐसे भी बन जाते हैं कि जब आपका सी लेवल राइज होता है ना, अब आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, आइस की मेल्टिंग चल रही है, तो लगातार जब आइस मेल्ट होती रहेगी तो ऑटोमेटिकली सी लेवल क्या करता रहेगा, राइज करता रहेगा। जब आपका
सी लेवल राइज करता है तो फिर आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है वो धीरे धीरे सबमर्ज होना शुरू हो जाता है। जब कॉन्टिनेंटल पार्ट आपका सबमर्ज होता है तो उस केस में आई गेट टू नो कि आपका क्या होता है, सी लेवल राइज होने की वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। अब आप काफी बार बीच पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब मैं ओशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हूं तो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द सडन डेप्थ बढ़ जाती, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द सडन डेप्थ बढ़ जाती, बहुत ही ग्रेजुअली वो डेप्थ बढ़ रही होती है, बहुत धीरे धीरे वो डेप्थ बढ़ती है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, वहां तक हम चल के नहीं जा सकते, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद में आउट ऑफ द सडन आपकी डेप्थ बढ़ना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। मतलब जो आपका स्लोप या 1 या 2 डिग्री था शेल्फ पे, वो स्लोप अब 1 to 20 डिग्री हो जाता है, मतलब आपका स्लोप काफी स्टीप हो गया है। इस बार आपकी डेप्थ जो है आउट ऑफ द सडन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कॉन्टिनेंटल शेल्फ में तो एरिया ज्यादा होगा, लेकिन स्लोप में एरिया तो कम होता है, लेकिन यहाँ डेप्थ काफी ज्यादा होती है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, वो ये है कि आपने ये तो देख ही लिया कि ये डेप्थ कम है। डेप्थ कम है तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे सनलाइट आराम से पहुंच जाएगी डेप्थ ऑफ द ओशन में? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी सनलाइट जो है बड़े आसानी से डेप्थ ऑफ द ओशन पे पहुंच जाती है। अब जब सनलाइट आपकी बड़ी आसानी से डेप्थ ऑफ द ओशन के ऊपर पहुंचती है तो आई गेट टू नो कि इस केस में जब आपकी शेल्फ के ऊपर सनलाइट पहुंचेगी तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। दैट्स व्हाई बायोडाइवर्सिटी वाइज ये एरिया जो है वो काफी रिच होता है। स्लोप आने के बाद में डेप्थ बढ़ना शुरू हो चुकी है, फोटोसिंथेसिस होना बंद हो गया है, और इसके बाद में आपकी डाइवर्सिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे, कल हमने आपके फ्रिंजिंग रीफ के बारे में डिस्कस किया, बैरियर रीफ के बारे में डिस्कस किया। आप समझ रहे हो क्यों वो कॉन्टिनेंट के पास में थे? क्योंकि आपका कॉन्टिनेंट के पास में शेल्फ होगा, शेल्फ होगा तो डेप्थ कम होगी। और कल मैंने आपको बताया था कि कोरल्स क्या करते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस से ही आपका सर्वाइव कर पाते हैं, तो डेफिनेटली दे विल बी फाउंड एट दिस प्लेस, राइट। इसके बाद में आपका आता है वो होता है भी अबैसल प्लेन। अबैसल प्लेन का दूसरा नाम होता है डीप सी प्लेन, ठीक है। इसको किस नाम से भी जानते हैं हम? डीप सी प्लेन के नाम से भी जानते हैं। We also call it डीप सी प्लेन। तो अबैसल प्लेन को हम डीप सी प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो डीप सी प्लेन है वो क्या होता है? आपका अंडुलेटिंग प्लेन होता है। मतलब ये प्लेन जो है वो लगातार बहुत स्मॉल सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट होते चले जाएंगे, उनसे ही आपका प्लेन सरफेस बनता है, और ये काफी लार्ज एरिया जो है आपके ओशन का कॉन्स्टिट्यूट करता है। इवन लार्ज नहीं, लार्जेस्ट एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। नॉट लार्ज, द लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट एरिया विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अबैसल प्लेन। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओशनिक ट्रेंचेस, ठीक है। ओशनिक ट्रेंचेस, ये ओशनिक ट्रेंचेस काफी लॉन्ग, काफी नैरो होते हैं, ठीक है। इनकी जो डेप्थ है वो मैक्सिमम होती है आपकी ओशन सरफेस पे। जो भी पॉसिबल मैक्सिमम डेप्थ है वो कहां पे होती है? आपके ओशन पे। जैसे आप लैंडमास पे देखते हो ना, हिमालय जैसे हमने देखे, तो हिमालय की मैक्सिमम पॉसिबल हाइट क्या है? माउंटेन की हाइट ही मैक्सिमम पॉसिबल हाइट है। इन द सिमिलर वे ओशन के ऊपर जो डेप्थ है वो मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ किसकी होगी? आपके ओशन के ट्रेंचेस की होगी। अब आपको लग रहा होगा सर इस हिसाब से तो अगर डेप्थ ज्यादा है तो फिर ओशन ट्रेंचेस मुझे मिड ऑफ द ओशन में मिलने चाहिए, क्योंकि आपने जैसे बताया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ से स्लोप आता है, स्लोप से आपका अबैसल प्लेन आता है, और फिर और भी ज्यादा डेप्थ बढ़ जाती होगी। तो आपका ये जो अजम्पशन है ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। कारण ये है कि आपके जो ट्रेंचेस मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पे मिलते हैं? आपके दे आर वेरी क्लोज टू द कॉन्टिनेंट। अब इसका रीजन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, सर ऐसा कैसे हो गया? आप अभी तो बोल रहे थे कि सेल्फ होता है, स्लोप होता है, अबैसल प्लेन होते हैं, और फिर डीप सी ट्रेंचेस आएंगे। अगर इस हिसाब से डेप्थ बढ़नी है तो डेप्थ तो ओशन के मिड में ज्यादा होगी। जी हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है ना, ये आपके दो प्लेट के कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की वजह से होती है। मतलब जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास आती है, अगर उनमें से कोई भी प्लेट ओशनिक है तो वो सबडक्ट होती है, क्योंकि वो ओशन प्लेट हैवी होती है, और सबडक्शन की वजह से आपके ट्रेंचेस की फॉर्मेशन होती है। दैट्स व्हाई दीज मेड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। ये ओशन सरफेस के डीपेस्ट पार्ट की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे वो कर देते हैं। तो इसलिए ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये ओशन सरफेस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो यार, अगर ओशन सरफेस इंपॉर्टेंट है, उनके फीचर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली हमारे पास उनके जो डिपॉजिट्स हैं, ओशन सरफेस के जो डिपॉजिट्स हैं वो भी हमारे पास इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओशन सरफेस के डिपॉजिट्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारे लिए एक इकोनॉमिकल वैल्यू को पोजेस करते हैं।
डिफरेंट प्लेसेस पे हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे लैंड सरफेस के ऊपर तो वी हैव नॉलेज, हम काफी बार बात भी करते हैं कि लैंड सरफेस के अंदर क्या करते हैं, कोल मिल गया, डायमंड मिल गया, गोल्ड, केजीएफ मूवी आपने देखी होगी। तो ये सारे रिसोर्सेज अगर हमारे लिए इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हैं, तो क्या ओशियन सरफेस के ऊपर जो डिपॉजिट्स मिलेंगे वो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। और अगर वो वैल्यूएबल होते हैं तो डेफिनेटली हमें उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपके ओशियन डिपॉजिट्स की जब मैं बात करता हूं तो दीज आर द मटेरियल दैट आर इरोडेड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ओशियन डिपॉजिट्स क्या होंगे, कहां से डिपॉजिट होगा भाई? आपके जैसे रिवर आ रही है, वो क्या करके लाई, माउंटेन को कट करते हुए आई। कुछ पार्ट तो उन्होंने ओशन के सरफेस की बजाय कॉन्टिनेंट पे डिपॉजिट कर दिया, लेकिन लेफ्ट ओवर पार्ट जो होगा वो तो डेफिनेटली कहां पे डिपॉजिट होगा, ओशन सरफेस पे। तो मतलब जब लगातार आपकी रिवर चलती चली जाती हैं तो क्या करती हैं, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करती हैं ओशन के सरफेस पे। वो डिपोजिशन जो है आपका वो ओशियनिक डिपॉजिट कहलाता है। हालांकि उस डिपॉजिट के अंदर काफी सारी चीजें होती है, जैसे मड होता है, ऊज होते हैं और क्ले होता है। जो मड होता है वो मड तो आपका स्पेसिफिकली टेरेजिनियस डिपॉजिट ही होता है। टेरेजिनियस मतलब ऐसा डिपॉजिट जो लैंड मास के थ्रू आया हो। ऐसा डिपॉजिट जो कहां से आया हो, आपके लैंड मास के थ्रू जो डिपॉजिट आता है उसको टेरेजिनियस डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। और आपका जो मड है वो कहां से आया, आपका बेसिकली लैंड मास से आया, इसलिए आपका टेरेजिनियस डिपॉजिट होता है। अब आपको लग रहा होगा सर मड अगर आया है तो मड तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आता होगा। जी हाँ बिल्कुल, मड हो सकता है आपके ईस्टर्न हिमालय से आता हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बे ऑफ बंगाल का एग्जांपल ले लूं, हो सकता है आपके वेस्टर्न हिमालय से आता हो सकता है मेघालय प्लेटू से आता हो सकता है आपके मालदा गैप से आता हो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आपका मड जो है वो आ सकता है। अगर मड डिफरेंट रीजन से आ सकता है तो एक चीज तो मानोगे ना कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी अलग हो सकती हैं। यार जब डिफरेंट एरियाज में हमें डिफरेंट टाइप की सॉइल मिलती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे ही तो मिली हमें। तो ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टी केमिकली डिफरेंट हो सकती है। और अगर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं तो आई गेट टू नो कि उसका कलर जो है, आपके मड का कलर वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। इट कैन बी ब्लू मड, ग्रीन मड, रेड मड। ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी केमिकल कंपोजिशन आपके मड के अंदर देखने को मिल जाती है। दैट इज अमेजिंग फैक्ट कि अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले कि सारी मड एक जैसी होती है, अब आप बोल दोगे बिल्कुल कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं कि सारी मड एक जैसी होती है। जब मड आती टेरेजिनियस डिपॉजिट से है तो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर अलग ही लेवल पे देखने को मिल जाती हैं। मड के अलावा ओज होते हैं। तो जैसे आपकी मड जो टेरेजिनियस डिपॉजिट है, वैसे ही आपके ये क्या होते हैं, पैलेजिक डिपॉजिट्स होते हैं। पैलेजिक डिपॉजिट्स का मतलब होगा एक ऐसे डिपॉजिट दे आर कमिंग फ्रॉम द ओशन सरफेस। अब वो चाहे किसी फॉर्म में आ रहे हैं कि ओशन के अंदर लावा आउटपोर हुआ, ओशन के अंदर कोई आपका वोल्केनिक आइलैंड बन गया, तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन होती है उनका इरोजन होगा और वो डिपॉजिट होंगे। वो क्या कहलाएंगे, आपके ओजेस की फॉर्मेशन होगी, आपके वो पैलेजिक डिपॉजिट्स होंगे। और एक होता है आपका क्ले। क्ले जो है आपका वो डीप सी सरफेस के ऊपर मिलती है, काफी फाइन साइज होता है और मेनली इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो सबसे बड़े ओशियन के अंदर मिलता है। कौन सा ओशियन, कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ओशियन। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर काफी सही है, यू मस्ट बी एक्टिव इनफ। पैसिफिक ओशियन आप आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। पैसिफिक ओशियन क्योंकि बहुत बड़ा ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन अगर काफी बड़ा ओशियन तो डेफिनेटली उसके डेप्थ के क्या मिल सकता है, मुझे क्ले की फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नजर आती है। तो मतलब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो आपके ओशियन के डिपॉजिट्स हैं उनको हम ब्रॉडली कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, वो टेरेजिनियस है या पैलेजिक डिपॉजिट्स हैं। टेरेजिनियस का मतलब जो आपके कहां से आए हैं, जमीन से आए हैं, लैंड मास से आए हैं। और पैलेजिक का मतलब होगा ऐसे डिपॉजिट जो कि आपके सी वाटर से ही आते हैं। तो डेफिनेटली यही डिपॉजिट्स आपके होंगे जो मड, ओजेस या क्ले की फॉर्मेशन कर देते हैं। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है ओशियन की। देखो आपने ये तो सुना ही होगा कि ओशियन का वाटर सलाइन होता है। सुना है, बिल्कुल सुना है सर। क्योंकि अगर ओशियन का वाटर सलाइन नहीं होता तो हम तो उसको डायरेक्टली कंज्यूम ही कर लेते, हमारे ड्रिंकिंग के लिए वो डायरेक्टली यूज ही हो जाता। तो ओशियन का वाटर आपका फ्रेश वाटर नहीं होता, ओशियन का वाटर डायरेक्टली कंजप्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। ओशियन का वाटर होता है सलाइन। अब पहले तो देखो काफी सारी थ्योरीज हैं इसके पीछे, क्योंकि इतना सारा सोल्ट आया कहां से, सबसे पहला सवाल। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है कि भाई इतना सारा सोल्ट जो है वो कहां से आया है। देखो इसमें जो सबसे रिलेवेंट थ्योरी है ना वो यही बताती है कि इतना सारा सोल्ट जो है आपका वो रॉक्स से आया है। कौन से रॉक्स, देखो आपकी रिवर्स जो है वो लगातार क्या करती चली जाती है, रिवर बहुत सारी सेडिमेंट लेके आती है। जब सेडिमेंट लेके आती है तो उनके अंदर सोल्ट भी होते हैं। अब होता क्या है कि रिवर के अंदर तो वैसे फ्रेश वाटर है क्योंकि उस रिवर का वाटर हम कंज्यूम करते हैं, बट अगर वो थोड़ा थोड़ा सॉल्ट, भाई कुछ तो सॉल्ट अवेलेबल होता है रिवर वाटर में, जो थोड़ा सा सॉल्ट है अगर वो लगातार बिलियन ऑफ ईयर्स तक डिपॉजिट होता जाएगा ओशियन के अंदर, तो ओशियन का वाटर तो सलाइन हो जाएगा ना। क्योंकि ओशियन में इवेपोरेशन तो होता है
लेकिन सोल्ट कभी इवेपोरेट नहीं होता, सोल्ट वहीं रह जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, फिर से रेनफॉल करेगा, फिर से वाटर कट डाउन करके लेके आएगा। तो वैसे तो रिवर का वाटर हम फ्रेश बोलते हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में सोल्ट ऐड करता है, बट ऐसा बिलियन ऑफ ईयर्स तक अगर चलता रहेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो काफी हार्मफुल हो जाता है और काफी सलाइन वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। अब आप एक चीज सोच के बताओ मुझे कि ऐसी एरियाज जहां पे सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन चल रहा है, मतलब एडिंग ऑफ फ्रेश वाटर नहीं है, इवेपोरेशन लगातार चलता जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उस केस में तो सॉल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? जब फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो रहा और सॉल्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, इवेपोरेशन लगातार होता जा रहा है, तो सैलिनिटी और भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। एक्चुअली सैलिनिटी जो है हर एक ओशन की एक जैसी नहीं होती, सैलिनिटी हर एक ओशन की बहुत डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। तो सैलिनिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सैलिनिटी सिंपल सी बात है कि एवरेज हम क्या करेंगे, एक 1000 यूनिट्स ऑफ वाटर के अंदर कितना सॉल्ट है उसको हम मेजर करते हैं, तो वो आपका क्या कहता है, पीपीटी की फॉर्म में, पार्ट पर 1000, ठीक है, पार्ट पर 1000। तो जेन्युइनली आपका 35.2% क्या होता है, आपकी सैलिनिटी होती है, मतलब 35, लगभग 35 पार्ट ऑफ सॉल्ट इन 1000 पार्ट ऑफ वाटर, ये होता है। बट कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके अंदर क्या हो जाता है, आपकी सैलिनिटी काफी ज्यादा भी हो जाती है, और कुछ कुछ ऐसे भी एरिया जिनमें सैलिनिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे कि अगर आप बाल्टिक सी को देखेंगे तो बाल्टिक सी में सैलिनिटी है 7%, मतलब 7 पार्ट ऑफ सोल्ट पर 1000 पार्ट ऑफ वाटर। लेकिन अगर आप लेक वेन की बात करेंगे, टर्की के अंदर है ये लेक वेन, इसके अंदर अगर बात करेंगे तो इसकी पीपीटी है पार्ट पर 1000 में 330, मतलब इसकी सैलिनिटी इतनी ज्यादा है। तो ये सैलिनिटी इतनी ज्यादा है तो ये क्या होती है, यहाँ पे हम सिंक भी नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ पे कूद जाएं तो हम सिंक नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि हम डूब नहीं सकते उसके अंदर, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर ये सोल्ट कौन सा होता है, क्या हम अपने घर पे यूज करते हैं वही वाला सोल्ट की बात कर रहे हो? बिल्कुल हाँ। देखो थोड़ा सा चेंज होता है केमिकल कंपोजिशन में, लेकिन NaCl ही है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है सारे, हालांकि MgCl2 भी होता है और Na2SO4 भी NaSO4 भी होता है, तो मतलब काफी सारे Mg2SO4 भी होता है, लेकिन ठीक है वो तो है, लेकिन सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है यहाँ पे सोल्ट की फॉर्म में। तो 77% NaCl जो आपका वो देखने को मिल जाता है, 77% आपका NaCl ही सोल्ट की फॉर्म में होता है। अब देखो होता क्या है कि जब हम सैलिनिटी की बात करते हैं ना, तो हम कुछ पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, मतलब ऐसे एरियाज, यहां पे देखो आप ये डायग्राम देखो भाई, अगर इस एरिया के मान लो मैं एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, मुझे ये 3 पॉइंट मिले जिनकी सैलिनिटी सेम है, तो मैं इस लाइन को ज्वाइन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। वो लाइन जो सेम सैलिनिटी के पॉइंट्स को ज्वाइन करवाती है उसको आइसोहेलाइन के नाम से जानते हैं। क्या होगा, आइसोहेलाइन, एक ऐसी लाइन जो आपके किनको ज्वाइन करवाती है, सेम सैलिनिटी के पॉइंट्स को अगर कोई लाइन ज्वाइन करवाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम आइसोहेलाइन के नाम से जानते हैं। तो सेम सैलिनिटी की जो लाइन होगी वो आपकी आइसोहेलाइन कहलाती है। तो आइसोहेलाइन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बताते हैं हमें कि किस हिसाब से किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर सैलिनिटी जो है आपकी वो बदल जाती है। अब सवाल आता है कि सर सैलिनिटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? जैसा कि मैंने बताया कि सैलिनिटी तो क्या करती रहेगी, वेरिएबल है, इट इज नॉट कांस्टेंट, वो बदलती रहती है। तो सैलिनिटी हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इनके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है इवेपोरेशन। देखो अगर मैं 2 एरियाज को कंपैरिजन करूं, एक ट्रॉपिकल एरिया और एक टेम्परेट एरिया, तो आपको भी पता है ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर सनलाइट जो है वो काफी ज्यादा होती है, सनलाइट जो है ट्रॉपिकल एरिया में काफी ज्यादा होती है। अब सनलाइट ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, नो भाई, सनलाइट अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली इवेपोरेशन भी क्या होगा, हाई इवेपोरेशन होगा। और हाई इवेपोरेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपके सोल्ट जो है वो अबंडेंट क्वांटिटी में होंगे। तो हाई इवेपोरेशन मींस सोल्ट आर इन अबंडेंट क्वांटिटी, आपकी अबंडेंट क्वांटिटी में सोल्ट जो है उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये पहला मेथड हुआ, क्योंकि वहां पे क्या होगा, इवेपोरेशन सिर्फ वाटर का होगा, सोल्ट का कोई इवेपोरेशन नहीं होता। दूसरा फैक्टर क्या है जो सैलिनिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एडेड बाय प्रेसिपिटेशन और आइसबर्ग्स। भाई आपके जो आइस मेल्ट होती है, रेनफॉल होता है, या कोई आपकी वाटर स्ट्रीम आ रही है, ये क्या करती है, फ्रेश वाटर ऐड करती है। तो अब ये देखो कि अगर लगातार फ्रेश वाटर ऐड होता जाएगा तो सैलिनिटी तो कम हो जाएगी ना, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर मैं गंगा के माउथ पे बात करूं तो वहां सैलिनिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये अबंडेंट वॉल्यूम में वाटर लेके आती है, फ्रेश वाटर को ऐड ऑन करती है, और वहां पे सैलिनिटी क्या है वो कम हो जाती है। अब मेरे ख्याल से आप एक कोरिलेशन कर पा रहे होंगे, कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कोरल्स के बारे में, और कोरल्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि उनको सैलिनिटी, सलाइन वाटर चाहिए तभी वो डेवलप होती हैं, अदरवाइज कोरल्स डेवलप नहीं होते। तो आप ये बोल सकते हो कि माउथ ऑफ द रिवर पे क्योंकि फ्रेश वाटर है तो सैलिनिटी तो काफी कम होगी, तो इस माउथ ऑफ द रिवर पे कभी भी कोरल्स डेवलप नहीं हो सकते।
बोल सकते हो या नहीं? देखिए ये इंटररिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इस तरीके से कोरिलेट कर पाते हो ना चीजों को, तो मतलब आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही है। उस केस में आपका सिलेक्शन जो है 100% इंश्योर होता है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, 100% आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे। नेक्स्ट होता है अभी डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय द करंट। देखो क्या होता है, ओशियन के करंट्स होते हैं, डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ओशियन करंट होता है ओशियन के वाटर का मूवमेंट। जितना वाटर इंटरमिक्स होता रहेगा उतना सैलिनिटी मैनेज रहेगी। अगर मान लो कोई ऐसा ओशियन है, कोई ऐसा सी है जिसके अंदर वाटर इंटरमिक्स नहीं हो पाता, जैसे रेड सी का एग्जांपल है, मेडिटेरेनियन सी का एग्जांपल, यहाँ पे वाटर की इंटरमिक्सिंग बहुत कम होती है। इंटरमिक्सिंग कम होगी तो उस केस में सैलिनिटी जो है आपके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं ज्यादा। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हमारी सैलिनिटी कम होती है या ज्यादा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी सैलिनिटी को डिटरमाइन करते हैं, किसी भी ओशन सरफेस की सैलिनिटी को बताते हैं। दिस द ग्राफ जो आपको दिखाता है कि अलग अलग एरियाज के अंदर हमारी सैलिनिटी किस तरीके से चेंज होती है, राइट? यस, चलिए फिर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं जाने से पहले। वो ये है कि स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच 9 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th नवंबर। तो दोज पीपल हु आर मॉर्निंग पीपल जो 8 बजे क्लासेस कर सकते हैं अपना आराम से, ताकि फ्रेश मूड से क्लासेस करो, उसके बाद में अपनी स्टडी करो और अपने अदर काम आप कर सकते हो। क्योंकि हमें इवनिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या आ जाती है स्पेसिफिकली, कि कई बार हम ये कुछ काम आ गया, पार्टी आ गया, कुछ और आ गया, कुछ ऐसे बर्डन भरते चले जाते हैं, समटाइम हमारा ही मूड खराब हो गया। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। 30th नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। यू कैन यूज द कोड कपिल लाइव, वहां पे आप 18,999 में आपका एडमिशन जो इसमें हो जाएगा। एंड डेफिनेटली आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर एमसीक्यूज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल, ये सब चीजें आपकी बड़ी आसानी से इसमें देखने को मिलेंगी। एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर द brief batch for optional geography, then it had started from 14th November। 2 ही क्लासेस हुई, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेस मिल ही जाएंगी, सारी ही मिलेंगी, वो भी मिल जाएंगी। लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप बड़े आसानी से ज्वाइन कर सकते हो कपिल लाइव का कोड यूज करके। यहाँ पे हम इंडियन ज्योग्राफी से अपनी शुरुआत करेंगे और काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ज्योग्राफी अगर आप ऑप्शनल में पढ़ लेते हो तो आपका जीएस का एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट वो भी बड़ी आसानी से कवर हो जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। यस, आप टेलीग्राम चैनल को कपिल भारद्वाज ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए आपका जो अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। Kapil.Bhardwaj 2022 I3 नहीं है, 2022 ओनली। यहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।